हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है राजन कुमार एंड आप देख रहे हैं राजन एकेडमी ऑफ एजुकेशन। तो आज हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की बात करेंगे क्लास 12th। बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं ये, ठीक है, फिजिकल एजुकेशन के। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो सीडिंग इज़ एन एडवांटेज टू अ टीम गिवन ऑन द बेसिस ऑफ, यानी कि सीडिंग निम्नलिखित में से किस आधार पर दी जाती है, यानी कि निम्नलिखित किस आधार पर सीडिंग दी जाती है। तो भाई इसमें ऑप्शंस हैं हमारे पास ड्रॉज, ठीक है, फर्स्ट कम यानी कि पहले आओ पहले पाओ, ठीक, फर्स्ट कम फर्स्ट, ठीक है, तो ये वाला हो गया। फिर परफॉर्मेंस यानी कि प्रदर्शन, या ऑल ऑफ द अबव। तो हमारा यहाँ पे जो उत्तर है वो है, सही उत्तर है वो है परफॉर्मेंस, ठीक है। तो ये जो है वो परफॉर्मेंस के आधार पर दी जाती है, ठीक है, परफॉर्मेंस के आधार पर सीडिंग दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ लीग टूर्नामेंट, यानी कि लीग टूर्नामेंट का दूसरा नाम क्या है। तो लीग टूर्नामेंट का दूसरा नाम है राउंड रॉबिन टूर्नामेंट। क्या है नाम? राउंड रॉबिन टूर्नामेंट। अब हम बढ़ते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन के आंसर की तरफ। तो चलिए थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। तो इसमें लिखा हुआ है, हाउ मेनी मैचेस विल बी प्लेड इन फर्स्ट राउंड ऑफ नॉकआउट टूर्नामेंट व्हेन 19 टीम्स आर पार्टिसिपेटिंग। देखिए ये क्वेश्चन अच्छे से देखिए, ठीक है, यानी कि 19 टीमों के नॉकआउट टूर्नामेंट में प्रथम राउंड में कुल कितने मैच खेले जाएंगे। देखिए अगर 19 टीम्स हैं, ठीक है, तो उनका नॉकआउट टूर्नामेंट जो कराते हैं अगर, तो उसमें जो प्रथम राउंड है उसमें कुल कितने मैच खेले जाएंगे। तो टोटल 3 मैच खेले जाएंगे प्रथम राउंड में, ठीक है, तो ये आंसर है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दे रखे हैं? क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहे हैं, इन राउंड रॉबिन टूर्नामेंट टीम्स आर रोटेटेड। क्या राउंड रॉबिन टूर्नामेंट में, ठीक है, टीम्स को रोटेट किया जाता है, यानी कि राउंड रॉबिन टूर्नामेंट में टीमों को घुमाया जाता है, ठीक, कैसे घुमाया जाता है? क्लॉकवाइज, ठीक है, क्लॉकवाइज यानी कि सुइयों की दिशा, ठीक है, के अनुसार, ठीक, सुइयों की दशा या ध्रुवीय दिशा के अनुसार। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हमारा पांचवा क्वेश्चन। पांचवें क्वेश्चन में कह रहे हैं कि इफ देयर आर 19 टोटल मैचेस इन अ सिंगल नॉकआउट टूर्नामेंट द टोटल नंबर ऑफ टीम्स आर देयर इन टूर्नामेंट। अगर एक नॉकआउट टूर्नामेंट में कुल 19 मैच होते हैं तो टीमों में टूर्नामेंट में, ठीक है, टूर्नामेंट में की कुल संख्या कितनी होगी, ठीक है, तो टूर्नामेंट की कुल संख्या कितनी होगी। तो यहाँ पर देखते हैं, एक बार देख लेते हैं, देयर आर 19 टोटल मैचेस। अगर टोटल मैचेस 19 है सिंगल नॉकआउट टूर्नामेंट में, तो जो टोटल नंबर ऑफ टीम्स हैं एक टूर्नामेंट में वो कितनी होंगी, तो वो होंगी 20। ओके, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, यानी कि इनमें से कौन सा एक माइक्रो न्यूट्रिएंट्स यानी कि माइक्रो पोषक तत्व नहीं है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, इसमें पूछा गया है पोषक तत्व नहीं है, इनमें से कौन सा माइक्रो पोषक तत्व नहीं है। तो भाई इसमें से प्रोटीन, ठीक है, प्रोटीन यहाँ पर हम लगा लेंगे, ये एक माइक्रो पोषक तत्व नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहे हैं, अमीनो एसिड्स इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट, यानी कि अमीनो एसिड निम्नलिखित पोषक तत्वों में से किसका महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो ये प्रोटीन्स का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, यानी कि अमीनो एसिड्स प्रोटीन्स तत्वों में से, ठीक है, मतलब एक तरीके से हम कह सकते हैं इनमें से, ये जो हमें 4 ऑप्शन दिए हैं, ठीक है, इनमें से किसका महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो ये जो अमीनो एसिड है वो प्रोटीन्स का महत्वपूर्ण हिस्सा है, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी, यानी कि इनमें से, यानी कि निम्नलिखित पोषक तत्वों में से कौन ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। तो कार्बोहाइड्रेट्स ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, ठीक है। अब बढ़ते हैं अपने 9th क्वेश्चन की तरफ। 9th क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, अगर एक व्यक्ति का, यानी कि इफ अ पर्सन हैज BMI ऑफ 29.2 द पर्सन इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी, यानी कि यदि किसी व्यक्ति का BMI 29.2 है तो वह निम्न में से किस श्रेणी में आता है। तो भाई क्या वो अंडर वेट आता है, या नॉर्मल वेट में आता है, या ओवर वेट में आता है, या ओबेस में आता है। तो भाई वो ओवर वेट में आता है। किस में आता है? वो ओवर वेट में। तो आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है, ओवर वेट में आता है। यहाँ पे हम देख सकते हैं सी ऑप्शन की, यानी कि ओवर वेट में आता है वो। ओके, अब बढ़ते हैं 10th क्वेश्चन की तरफ। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की, विच ऑफ द फॉलोइंग vitamins is commonly known as
राइबोफ्लेविन, ठीक है, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन आमतौर पर राइबोफ्लेविन, ठीक है, राइबोफ्लेविन के रूप में जाना जाता है, कौन सा विटामिन आमतौर पे राइबोफ्लेविन के रूप में जाना जाता है? तो यह है विटामिन B2, ठीक है, विटामिन B2 को हम राइबोफ्लेविन के रूप में भी जानते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 11 में बोल रहे हैं कि वज्र आसन इज हेल्पफुल इन द प्रिवेंशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग लाइफ स्टाइल डिजीज, यानी कि वज्र आसन निम्नलिखित में से किस जीवन शैली की बीमारी की रोकथाम में सहायक है? तो भाई वो ओबेसिटी, यानी कि अगर हम वज्र आसन करते हैं तो वो मोटापा कम करने में, यानी कि जो मोटापा है उसको कम करने में हेल्प करता है, ठीक है, वज्र आसन, ठीक है, वज्र आसन। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की। क्वेश्चन नंबर 12 में बोल रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग आसन इज ऑल्सो नोन एज डायमंड पोज, इनमें से कौन सा आसन डायमंड पोज कहलाता है? किस आसन को हम डायमंड पोज के नाम से भी जानते हैं या जाना जाता है? तो वो है वज्र आसन, ठीक है, क्या है? अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहे हैं विच सिस्टम ऑफ द बॉडी इज अफेक्टेड इन अस्थमा, यानी कि अस्थमा में शरीर का कौन सा तंत्र प्रभावित होता है? तो वो रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रभावित हो रहा है, ठीक है, प्रभावित होता है, श्वसन तंत्र, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। इंक्रीज इन द शुगर लेवल इन ब्लड इज नोन एज डैश, यानी कि रक्त में, ठीक है, शुगर लेवल का अत्यधिक मात्रा में बढ़ जाना इनमें से क्या कहलाता है? तो उसको हम कहते हैं डायबिटीज़, यानी कि जब शुगर लेवल बढ़ जाता है खून में, ठीक है, ब्लड में, तो उसको हम कहते हैं डायबिटीज़, जिसको हिंदी में हम कहते हैं मधुमेह, ठीक है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहे हैं आउट ऑफ द फॉलोइंग आसन विच वन इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इफ सफरिंग हाई ब्लड प्रेशर और हार्ट प्रॉब्लम्स, यानी कि उच्च रक्तचाप, ठीक है, यानी कि हाई ब्लड प्रेशर या दिल की समस्याओं से पीड़ित होने पर कौन सा आसन नहीं करना चाहिए? तो हमें कौन सा आसन नहीं करना चाहिए यदि दिल की समस्याओं से पीड़ित है कोई, ठीक है, तो उस इंसान को कौन सा आसन नहीं करना चाहिए? तो वो है पवन मुक्तासन, ठीक है, पवन मुक्तासन नहीं करना चाहिए यदि दिल की कोई समस्या है या हाई ब्लड प्रेशर है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 की। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहे हैं डैश इज अ डिसऑर्डर इन्वॉल्व्स डिफिकल्टी इन रीडिंग ड्यू टू प्रॉब्लम इन आइडेंटिफाइंग स्पीच साउंड्स एंड लर्निंग हाउ दे रिलेट टू लेटर्स एंड वर्ड्स, यानी कि वो अक्षमता है जिसमें किसी को पढ़ने में बहुत परेशानी होती है क्योंकि वह स्वर धुनों की पहचान, ठीक है, और उनका आपसी तालमेल नहीं कर पाता, तो उस अक्षमता को हम कहते हैं डिसलेक्सिया, ठीक है, क्या कहते हैं? डिसलेक्सिया, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट 17 क्वेश्चन की तरफ। 17 में क्या कह रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहे हैं वरुण स्टूडेंट ऑफ क्लास 5 इज वेरी सेंसिटिव अबाउट हीज नियर बाय थिंग्स, ही मे बी सफरिंग फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग डिसऑर्डर, यानी कि पाँचवीं कक्षा में पढ़ने वाला, ठीक है, यहाँ पे है पढ़ने, ठीक है, पढ़ने वाला वरुण अपने आसपास की चीज़ों को लेकर बहुत ही संवेदनशील है, वह निम्न में से किस विकार से पीड़ित हो सकता है? अब हम ऑप्शंस देख लेते हैं। तो हमारे पास ऑप्शंस हैं 4, तो इसमें सही ऑप्शन है SPD, ठीक है, यानी कि संवेदी प्रक्रमण विकार। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कह रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 18 में बोल रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन सिम्टम ऑफ OCD डिसऑर्डर, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा OCD विकार का लक्षण है? तो ये है, ये जो है हमारे पास ऑप्शन बी, टू कलेक्ट ओल्ड एंड ब्रोकन हाउस होल्ड आइटम्स, यानी कि घर का खराब व पुराना सामान को जमा करके रखना, ये जो है ये OCD का विकार का लक्षण है, ठीक है, OCD विकार का लक्षण है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहे हैं ADHD, SPD, ASD, ODD, OCD आर एग्जाम्पल्स ऑफ, यानी कि जो ADHD है, SPD है, ASD है, ODD है और OCD है, ये उदाहरण हैं, ठीक है, किसके? ये विकार के उदाहरण हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहे हैं व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ADHD, यानी कि ADHD का विस्तृत रूप क्या है? तो ADHD का विस्तृत रूप है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर्स, यानी कि अवधान न्यूनता अतिक्रिया विकार,
ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 21 पे देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 21 में बोल रहे हैं नेम द पोस्चुरल डिफॉर्मिटी व्हेन द कर्वेचर ऑफ स्पाइन इज ऑन वन साइड, यानी कि रीढ़ की हड्डी का एक ओर झुकना किस प्रकार की आसन संबंधी विकृति है। ठीक है, तो ये है रिस्कोलोसिस। ठीक है, सॉरी ये है स्कोइलोसिस। स्कोइलोसिस है ये। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। क्वेश्चन नंबर 22 में वो बोल रहे हैं मैक्रो मोटर डेवलपमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज़, यानी कि स्थूल गामक विकास निम्न में से किस क्रियाकलापों के लिए उत्तरदायी है। तो ये है डी, बड़ी मांसपेशियों का विकास, यानी कि डेवलपमेंट ऑफ बिग मसल्स, यानी कि जो स्थूल गामक विकास है यानी कि मैक्रो मोटर डेवलपमेंट है वो निम्न में से यानी कि इन चारों में से किस क्रियाकलापों यानी कि कौन सी जो एक्टिविटीज़ है उनके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो वो है बड़ी मांसपेशियों का विकास। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग पोस्ट्यूरल डिफॉर्मिटीज कॉल्ड एज हम्प बैक, यानी कि किस आसन संबंधी विकृति को हम्प बैक के नाम से भी जाना जाता है। तो वो है काइफोसिस। ठीक है, सही उत्तर है सी, काइफोसिस। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, सॉरी 24 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या कह रहे हैं भुजंगासन और धनुरासन आर द बेस्ट करेक्टिव मेजर्स फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पोस्ट्यूरल डिफॉर्मिटी, यानी कि भुजंगासन और धनुरासन निम्नलिखित में से यानी कि इन चार ऑप्शंस में से कौन सी आसन संबंधी विकृति के लिए एक सुधारात्मक व्यायाम है। तो ये है काइफोसिस के लिए। ठीक है, यानी कि अगर काइफोसिस विकृति है, ठीक है, तो उसमें भुजंगासन और धनुरासन एक सुधारात्मक व्यायाम हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 25 है। क्वेश्चन नंबर 25 में कह रहे हैं फर्स्ट टाइम विमेन पार्टिसिपेटेड इन ओलंपिक गेम्स, यानी कि महिलाओं ने ओलंपिक खेलों में पहली बार कब भाग लिया था। तो यह है 1900। ठीक है, 1900 में महिलाओं ने पहली बार ओलंपिक गेम्स में भाग लिया था। क्वेश्चन नंबर 26 में कह रहे हैं हाउ मच टाइम इज एलोटेड, यानी कि कितना टाइम दिया जाता है टू परफॉर्म आर्म कर्ल टेस्ट डिजाइन फॉर सीनियर सिटीजन्स, यानी कि वरिष्ठ नागरिक पुष्टि परीक्षण। ठीक है, वरिष्ठ नागरिक पुष्टि परीक्षण बाजू मोड़ के लिए कितना समय निर्धारित किया गया है। तो कितना समय निर्धारित किया गया है, वो है 30 सेकेंड्स। कितना समय, 30 सेकेंड्स। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की। क्वेश्चन नंबर 27 में कह रहे हैं हाउ मेनी टेस्ट आइटम्स आर देयर इन सीनियर सिटीजन फिटनेस टेस्ट, यानी कि वरिष्ठ नागरिकों के लिए पुष्टि परीक्षण में कुल कितने टेस्ट हैं। तो वो हैं 6 टेस्ट। ठीक है, वरिष्ठ नागरिकों के लिए पुष्टि परीक्षण में कुल 6 टेस्ट हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 की। क्वेश्चन नंबर 28 में कह रहे हैं व्हाट इज द हाइट ऑफ वुडन बॉक्स फॉर बॉयज़ इन हार्वर्ड स्टेप टेस्ट, यानी कि हार्वर्ड स्टेप टेस्ट जो होता है, परीक्षण जो होता है, उसमें लड़कों के लिए लकड़ी के बक्से की ऊंचाई कितनी है। तो वो है 20 इंचेस। कितनी है, 20 इंचेस, 20 इंच। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहे हैं बैक स्क्रैच टेस्ट इज परफॉर्म टू मेजर फिटनेस ऑफ विच पार्ट ऑफ द बॉडी, यानी कि बैक स्क्रैच परीक्षण शरीर के किस हिस्से की पुष्टि को मापने के लिए किया जाता है। तो इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शंस हैं बाजुओं की शक्ति, स्ट्रेंथ ऑफ आर्म्स, कंधों की लचक, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ शोल्डर्स। तो यहाँ पर यही ऑप्शन सही है, यानी कि कंधों की लचक। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 30 में कह रहे हैं हाउ मेनी स्टेप्स पर मिनट आर पुट ऑन बॉक्स इन हार्वर्ड स्टेप टेस्ट, यानी कि हार्वर्ड स्टेप टेस्ट में प्रति मिनट की दर से कितने कदम बॉक्स पर रखने पड़ते हैं। तो वो है 30 स्टेप्स। ठीक है, 30 कदम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 में कह रहे हैं न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज, यानी कि न्यूटन्स के जो सेकंड लॉ ऑफ मोशन है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम एक्सेलरेशन का लॉ भी कहते हैं, यानी कि लॉ ऑफ एक्सेलरेशन, त्वरण का नियम। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की। क्वेश्चन नंबर 32 में क्या कह रहे हैं एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विल इंक्रीज एज द नेट फोर्स इंक्रीजेज डिपेंडिंग ऑन इट्स डैश, यानी कि किसी वस्तु पर कुल बल को बढ़ाया जाता है उसका त्वरण बढ़ता है, जो कि निर्भर करता है वस्तु के मास पर। ठीक है, वस्तु के द्रव्यमान पर।
ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 33। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 है जिसमें बोला गया है द मूवमेंट इन विच द एंगल बिटवीन द टू बोन्स और जॉइंट्स इंक्रीजेज इज कॉल्ड एज, यानी कि वह गति जिसमें दो हड्डियों या जोड़ों के बीच का कोण बढ़ता है इसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है एक्सटेंशन। ठीक है, एक्सटेंशन। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की। क्वेश्चन नंबर 34 में क्या कह रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 34 में कह रहे हैं न्यूटन्स विच लॉ स्टेट्स दैट एवरी ऑब्जेक्ट विल रिमेन एट रेस्ट और इन मोशन अंटिल एनी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड, यानी कि न्यूटन के किस नियम में कहा गया है कि किसी भी बाहरी बल के लागू होने तक हर वस्तु, ठीक है, आराम या गति में रहेगी। तो यह है लॉ ऑफ इनर्शिया, यानी कि जड़त्व का सिद्धांत। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पर। क्वेश्चन नंबर 35 है पुल अपार्ट अवे फ्रॉम द मिड लाइन ऑफ द बॉडी इज नोन एज डैश, यानी कि मध्य रेखा से दूर जाना डैश कहलाता है। क्या कहलाता है? अबडक्शन कहलाता है। ओके, अबडक्शन कहलाता है मध्य रेखा से दूर जाना। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एटीपी? एटीपी का फुल फॉर्म क्या है? एटीपी का पूर्ण रूप क्या है? एटीपी का पूर्ण रूप है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, यानी कि एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ओके, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 में क्या कह रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 37 में कह रहे हैं कि जो लिगामेंट्स हैं, ठीक है, यानी कि जो लिगामेंट्स हैं वो कनेक्ट्स होते हैं, यानी कि लिगामेंट जोड़ता है, ठीक है, कनेक्ट करता है बोन टू बोन, यानी कि बोन टू बोन, यानी कि हड्डी से हड्डी को जोड़ता है लिगामेंट। ओके, क्वेश्चन नंबर 38 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 में कह रहे हैं अमाउंट ऑफ एयर विच इज ऑलवेज प्रेजेंट इन द लंग्स इज कॉल्ड एज, यानी कि हवा की मात्रा जो हमेशा फेफड़ों में मौजूद होती है इसे कहा जाता है रेसिडुअल वॉल्यूम, यानी कि अवशिष्ट वॉल्यूम। ठीक है, नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 9 पे देख लेते हैं। 39 पर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 में कह रहे हैं इन द मैनेजमेंट ऑफ स्पोर्ट्स इंजरीज कॉल्ड एज प्राइस, सी स्टैंड्स फॉर, यानी कि खेल चोटों के प्रबंधन में प्रयुक्त किए जाने वाले प्राइस उपचार में सी शब्द का क्या अर्थ होता है? तो सी शब्द का अर्थ होता है कंप्रेशन, यानी कि दबाव। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की। क्वेश्चन नंबर 40 में क्या कह रहे हैं? पार्शियल या कंप्लीट टियर ऑफ लिगामेंट इज कॉल्ड, यानी कि लिगामेंट के आंशिक या पूर्ण रूप से टूटने को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं स्प्रेन। क्या कहते हैं? स्प्रेन, यानी कि मोच। ओके, नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं 41 क्वेश्चन नंबर की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41 बिहेवियर कैरिड आउट विद द इंटेंशन ऑफ हार्मिंग अदर पर्सन इज नोन एज, यानी कि ऐसा व्यवहार जो दूसरे व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने के लिए किया जाता है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? तो ऐसे व्यवहार को कहते हैं एग्रीशन। ठीक है, आक्रामकता। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 में कह रहे हैं द वर्ड एंडो इन एंडोमॉर्फिक मीन्स, यानी कि एंडोमॉर्फिक में एंडो शब्द का क्या अर्थ है? तो इसका मतलब होता है राउंडेड बॉडी, यानी कि गोल शरीर। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की। क्वेश्चन नंबर 43 में कह रहे हैं ट्रेड्स ऑफ इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट एंड एम्बीवर्ट इज डेवलप्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयनिष्ठ के लक्षण किसके द्वारा विकसित किए गए हैं? तो ये कार्ल जंग के द्वारा विकसित किए गए हैं। ठीक है, नकल जो लक्षण है। नेक्स्ट है 44 द वर्ड पर्सनैलिटी इज ड्राइव फ्रॉम विच लैटिन वर्ड, यानी कि व्यक्तित्व शब्द लैटिन भाषा के किस शब्द से लिया गया है? तो ये परसोना शब्द से लिया गया है। ठीक है, लैटिन भाषा के परसोना शब्द से लिया गया है। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की। क्वेश्चन नंबर 45 में कह रहे हैं एंडोमॉर्फिक, मेसोमॉर्फिक एंड एंडोमॉर्फिक। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पर हम थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। एंडोमॉर्फिक, ठीक है, और मीसोमॉर्फिक और एक्टोमॉर्फिक होना चाहिए वैसे यहाँ पे। ठीक है, आर द टाइप्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि एंडोमॉर्फिक, एक्टोमॉर्फिक और मेसोमॉर्फिक निम्नलिखित में से किसके प्रकार हैं? ठीक है, तो ये जो है ये पर्सनैलिटी के ठीक है प्रकार हैं। नेक्स्ट है स्पीड प्ले इज ऑल्सो नोन एज, यानी कि स्पीड प्ले के किस मतलब जो स्पीड प्ले है, ठीक है, उसको हम किस रूप से जानते हैं? और दूसरा इसका रूप क्या है? तो वो है फार्टलेग ट्रेनिंग। ठीक है, फार्टलेग प्रशिक्षण के रूप में भी इसको जानते हैं। ओके, तो ये बी ऑप्शन हमारा ठीक है। ओके, अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पुशिंग अगेंस्ट द स्टेशनरी वॉल इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सरसाइज, यानी कि किसी स्थिर दीवार को धकेलना निम्नलिखित में से किस व्यायाम का एक उदाहरण है? तो ये है आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज। ठीक है,
ये एक आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज का उदाहरण है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48, जिसमें कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा तालमेल संबंधी योग्यताओं का प्रकार नहीं है, यानी कि कौन सा तालमेल संबंधी योग्यताओं का प्रकार नहीं है इनमें से, तो वो है एंटिसिपेशन एबिलिटी। ठीक है, एंटिसिपेशन एबिलिटी यानी कि पूर्वानुमान योग्यता। क्वेश्चन नंबर 49 में कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेनिंग मेथड इज बेस्ड ऑन द एफर्ट एंड रिकवरी प्रिंसिपल, यानी कि अब हम इसका देख लेते हैं। यहाँ पे हिंदी में भी लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रशिक्षण की विधि प्रयास और पुनः शक्ति प्राप्ति सिद्धांत पर आधारित है, तो ये है इंटरवल ट्रेनिंग मेथड। ठीक है, अंतराल प्रशिक्षण विधि। अब हम क्वेश्चन नंबर 50 पर आ जाते हैं। ठीक है, जो इसमें लास्ट क्वेश्चन है, और इसको कंप्लीट करने के बाद मैं आपको यहाँ पे अभी नंबर लिख कर दे देता हूँ। ठीक है, आप मुझसे PDF मंगा सकते हैं। ठीक है, और हमारे ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, फिजिकल एजुकेशन व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50। गोस्टा हॉल्मर इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेनिंग मेथड, यानी कि गोस्टा हॉल्मर का संबंध निम्नलिखित में से किस प्रशिक्षण विधि से है, तो ये है फार्टलेट ट्रेनिंग। ओके, फार्टलेट प्रशिक्षण से है। तो ये जो PDF मुझे भेजी है, ठीक है, मेरे ही मित्र हैं एक, ठीक है, जो दिल्ली में रहते हैं, तो उन्होंने मुझे ये PDF भेजी है। ठीक, मिस्टर शिव कुमार सर हैं वो, तो बहुत अच्छी PDF है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये जो उन्होंने मुझे भेजे हैं। ठीक है, तो मैं ये बस कहना चाहूँगा, थैंक यू सो मच कि आपने ये PDF मुझे भेजी और मैं स्टूडेंट की हेल्प कर पा रहा हूँ यहाँ पर वीडियो के माध्यम से। और जिनको भी ये PDF चाहिए तो प्लीज़ आप लोग मुझे व्हाट्सएप ज़रूर कीजिए। ठीक है, और बाकी नेक्स्ट एक और वीडियो है, ठीक है, जिसमें मैं कुछ आप लोगों को और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा। ठीक है, वो MCQs नहीं है, ठीक है, वो थ्योरेटिकल पूरे क्वेश्चन हैं, ठीक, जो आपको लिखने होंगे। ठीक है, उनके आंसर्स तो वो पूरे मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, जो कि कल आ जाएगी, तो आप लोग उसको ज़रूर देखें। तो अगर आज टाइम मिलेगा तो आज ही बन जाएगी वो वीडियो, वैसे कल ही आएगी, ज़्यादा चांसेस हैं। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़